नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस में नहीं है? तो इसमें भी आत्म लगा है, इसमें भी आत्म लगा है, इसमें भी आत्म लगा है। तो परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं लगा है। सी विकल्प सही होता है। संधि शब्द में संधि विच्छेद होगा। संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यह हो जाएगा बी विकल्प सही, सम प्लस धी बराबर संधि। व्यवहार शब्द में क्या उपसर्ग और कितने हैं? व्यवहार शब्द में क्या उपसर्ग है और कितने हैं? तो इसमें दो उपसर्ग हो जाते हैं, बी प्लस अब प्लस हार जो शब्द है, तो बी प्लस अब दो उपसर्ग इसमें लगे हैं। स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता। डी विकल्प सही होता है। निम्न में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है? तो प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं? ये भी है, ये भी है, परीक्षा भी है, परीक्षा गुरु, ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। 35 का सही हो जाता है हमारा डी विकल्प। 35 का कौन सा सही होता है? तो डी हो जाता है 35 का सही। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? 36 नंबर प्रश्न। इसका सही विकल्प हो जाता है सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब यहाँ पर 37 से 42 तक पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चयन करने हैं। तो देखते हैं। दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि का बाण भारत, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। और आगे क्या है? अब देखते हैं प्रश्न। गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? तो इसमें सत्य और हित से परे विचार गिरे विचार कहे जाते हैं। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, नौजवान शहीद ने अग्निबाण क्यों चलाए? क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था। बी विकल्प सही होता है। उसके बाद दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? तो दुराव शब्द से तात्पर्य है बैर। डी विकल्प सही होता है। जहां जहां शब्द है, जहां जहां कैसा शब्द है? तो जहां जहां पुनरुक्त शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है जहां जहां। पाप का विलोम क्या होगा? तो पाप का विलोम होगा पुण्य। सी विकल्प सही होता है। 42 नंबर। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो इसने अहंकार और असत्य को नष्ट किया। डी विकल्प सही हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे क्या करें? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो सही विकल्प क्या होगा 43 का? तो डी होगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके कहानियों एवं कविताओं को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। यह किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चे अपनी भाषा बोलते जिसे बड़े सही सही समझ नहीं पाते हैं, यही सही हो जाता है। 45 नंबर। भाषा की कक्षा में कहानियाँ, कहानियाँ क्या है? मनोरंजन के साधन है या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं? तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? सी। जो कहानियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं कहानियाँ। 46 नंबर। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प सही होता है? तो बी विकल्प सही होता है हमारा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तो नियम कंठस्थ ना होना, नियम कंठस्थ नहीं हो तभी ये ऐसे वाक्य बोलते हैं। नहीं, क्या कहते हैं कि उसने पढ़ा, खाया और चखा, इस प्रकार से कामा लगाकर बार बार उसने शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो नियम कंठस्थ ना होना तभी ऐसे बार बार शब्द को रिपीट करना पड़ता है। व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही हो जाता है डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्यापारिक नियमों की का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो सही विकल्प हो जाता है हमारा डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। आज अब एनसीईआरटी की जो किताबें आई हैं
प्राइमरी में वो उसमें इसी प्रकार के पाठ हैं हर विषय में जो परिवेश से जुड़े हुए हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है या शिक्षक के लिए जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है? तो डी विकल्प सही होता है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो डी विकल्प हमारा सही होता है 51 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? तो खुद रेखांकित हालांकि किया नहीं गया, लेकिन हम मान लेते हैं खुद, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ए विकल्प सही होता है 52 का। खुद या अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप भले तो जग भला, उसमें आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत परीक्षाओं में आ चुका है, आप भले तो जग भला। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो 53 का हमारा हो जाता है सही विकल्प डी। जो सबसे पॉजिटिव विकल्प लगे वही सही होता है। लंबे लंबे जो विकल्प होते हैं उनमें भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम अपनाना। तो 54 का हमारा यही हो जाएगा एक, पहला वाला सही, क्योंकि यही सबसे बड़ा है और सकारात्मक इसमें जवाब मिल रहा है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? बच्चों की समाज संस्कृति विकास पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो 55 का सही आंसर क्या होता है? तो सी, समस्याओं की पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। 56 नंबर देखते हैं, उच्च भाषाओं में क्या होता है? साहित्य साध्य, कौशल सघन होता है, केवल छंद अलंकारों को समझाने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 56 का हमारा सही आंसर होता है सी विकल्प, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा अर्जन क्या है? तो शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है? तो सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। 58, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन मतलब हर दिन, संस्कृत में कहें तो दिनम दिनम प्रति। कार्य शब्द तद्भव रूप बताइए। कार्य का तद्भव रूप क्या है? तो कार्य का तद्भव रूप हो जाता है काम, और काज भी हो जाता है। अब इस प्रकार के अगर दोनों शब्द आ जाते हैं तो आप काम को लगाइए, काम को प्राथमिकता दीजिए। और आयोग क्या मानेगा वो तो आप देख ही सकते हैं, यूपी टेट में एक आंख से देखना का मीनिंग लगाया अंधाधुंध करना। एक आंख से देखना बराबर अंधाधुंध करना, ये कोई लॉजिक है? एक आंख से देखना मतलब समान व्यवहार करना, समान दृष्टि से देखना हो जाएगा, समान व्यवहार करना। उसमें है कि अंधाधुंध करना। तो इसमें हम काज को भी सही मान सकते हैं और काम को भी सही मान सकते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही विकल्प, सही आंसर हमारा हो जाता है डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।